हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से ऑप्टिक्स की क्लास के अंदर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट क्लास के अंदर कि जो नेक्स्ट क्लास होने वाली, मतलब इस क्लास के बारे में, कि हम अब मैथमेटिक्स वाली ऑप्टिक्स के बारे में बात ज़्यादा करेंगे। अब तक जो हमने ऑप्टिक्स पढ़ी उसमें अधिकांश डायग्राम्स या ड्राइंग का काम है। हालांकि ड्राइंग ऑप्टिक्स में कंटिन्यू चलती ही रहेगी, मगर अब हम उनके अंदर मैथमेटिक्स को भी साथ में लगाएंगे। मैं आपको जो है कुछ बातें रिकॉल करवाना चाहता हूँ। 2-3 बातें मेरी क्लास जो है शुरू हो विधिवत रूप से टॉपिक, उससे पहले आपको रिकॉल करा रहा हूँ जो मैंने पिछली क्लासों में बताई थी। सबसे पहली बात, मैंने एक बात आपको बताई थी कि इमेज कैसे बनती है। जब दो परावर्तित या दो अपवर्तित किरणें कहीं पर प्रतिच्छेद लगती है तो प्रतिबिंब बनता है। मैंने वहीं पर एक और बात बताई थी, ध्यान देना इस वर्ड पर, जहां अपवर्तित या परावर्तित किरणें काटती है वहां तो प्रतिबिंब, और जहां आपतित किरणें काटती है वहां बिंब ऑब्जेक्ट होता है। Where two refracted or reflected rays intersect each other or appear to intersect, there is image, and where two incident rays intersects, there is object. एक बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पर आपको साइन कन्वेक्शन चिन्ह परिपाटी याद दिलाना चाहूंगा। आपतित किरण की दिशा में दूरियों को धनात्मक लेते हैं, उनके विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेते हैं, ऊपर की तरफ धनात्मक लेते हैं, नीचे की तरफ ऋणात्मक लेते हैं। इनके अलावा एक और बात याद दिलाना चाहूंगा साइन कन्वेक्शन के अंदर। साइन कन्वेक्शन हर फॉर्मूले में सिर्फ 2 ही बार यूज किया जाता है। सबसे पहला जब लास्ट डेरिवेशन का पार्ट है वहां पर, और सेकंड न्यूमेरिकल में। कभी भी 3 बार यूज नहीं करते। हम बहुत जल्द ऐसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं जहां पर हमारे पास में हो सकता है 3 बार इस्तेमाल करने की नौबत है, तो वहां पर हम इसको अवॉइड करेंगे। कैसे करेंगे उसकी बात अगले टॉपिक में करेंगे। देन एक और जो है बात आपने यहाँ पर आज की शुरू करने के लिए, अब तक हमने रिफ्रैक्शन अलग अलग पढ़े थे। रिफ्रैक्शन से पहले जस्ट पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो वहां पर हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे। उन फॉर्मूलों का एक फ्रेमवर्क मैंने बताया था। ये फ्रेमवर्क क्या था? सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस पर बनने वाले एंगल्स को कुछ मानेंगे, देन आप इनका एक रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन निकालने के बाद इनका tan निकालेंगे, tan को स्मॉल एंगल्स के लिए वैल्यूज निकालेंगे, देन ये वैल्यूज उस रिलेशन जो एंगल्स का आया था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो फॉर्मूला आएगा उसमें साइन कन्वेक्शन का यूज करके फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इन्हीं सेम स्टेप्स का यूज हम इस फॉर्मूले में करने वाले हैं। तो आज की हेडिंग है, लिखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तक, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। शुरू करें उससे पहले हमारी तरफ से आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिटन एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं डेरिवेशन को। ये डेरिवेशन आपने जो दर्पण के लिए पढ़ा था, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ये लगभग वही डेरिवेशन। बस वहां पर क्या होता था, जो लाइट होती थी वो यहां से जाती थी और टकरा करके वापस इधर ही आ जाती थी। यहाँ पर क्या होगा, लाइट दूसरी साइड निकलती, वहां परावर्तन के कारण वापस आ जाती थी, यहाँ पर आगे निकल जाती। तो ये डेरिवेशन अगर आप दर्पण सूत्र को देख चुके हैं तो आपके लिए काफी आसान और सरल होने वाला है। देखिए कि क्या होने वाला है। हमारे पास में एक गोलीय सतह है, इस चूंकि ये गोला है तो इसका कहीं केंद्र भी होगा, तो ये केंद्र है इसका C। नाउ हुआ ये कि इस
इसके इस साइड में एक मीडियम है μ1, दूसरी साइड में दूसरा मीडियम है μ2। हमने एक काम किया, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, तो ये बन गया हमारा अभिलंब नॉर्मल। यहां से एक प्रकाश की किरण आई, जहां पर आई इस बिंदु का नाम मान लीजिए एक बार के लिए ए था। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो होता है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इट इज एंगल 90। नाउ अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन ये दूसरी साइड इस तरीके से चली गई, तो यहां पर यह है अपवर्तित किरण। जहां अपवर्तित किरण होती है वो हो जाता है आर अपवर्तन कोण। दूसरी किरण प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी है वो खुद है, क्योंकि ये इसका ध्रुव है, ये इसका पोल है, तो यहाँ वाली रेड तो सीधी जाएगी, तो ये यहाँ कहीं पर काटेंगे और जहाँ काट लिया यहाँ हमारी बनी इमेज। नाउ जैसे ही इमेज बनी, हमें यहाँ पर इस डेरिवेशन को करने के लिए जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको याद करना चाहिए। फ्रेमवर्क हमारा क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर जो एंगल है पहले उनको कुछ मान लीजिए। तो लेट्स सपोज इट इज अल्फा, इट इज बीटा एंड इट इज गामा। आपको ये भी पता है कि हमें एक तो इनका रिलेशन निकालना है और देन हमें एक और काम क्या करना है, हमें इन तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा का tan निकालना है। तो पहले मैं रिलेशन निकाल देता हूँ। रिलेशन निकालने के लिए दो त्रिभुज है मेरे पास में, एक तो मेरे को दिखाई दे रहा है OCA और एक दिखाई दे रहा है ICA। इनके अंदर तीनों कोण 180 डिग्री करने हैं। तो पहला त्रिभुज OCA, ये बड़ा एंगल अगर आपको अंदर नहीं दिखाई दे रहा हो तो ये बड़ा एंगल I है। तो ये एंगल I है, ये अल्फा है, ये इधर वाला पाई माइनस बीटा या 180 माइनस बीटा। तो एक एंगल था अल्फा, एक था I, एक था 180 माइनस बीटा, देन इट विल बिकम 180 डिग्री। तीनों जोड़ 180 डिग्री होनी चाहिए। 180 से 180 कट जाएगा, I का मान निकालना है, तो I अकेला होकर के बन जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा। देन दूसरा त्रिभुज ICA दिख रहा है आपको, एक एंगल गामा, एक एंगल बीटा और एक ये वाला एंगल 180 माइनस आर। तो एक है एल बीटा, एक है गामा और एक है 180 माइनस आर। 180 से 180 एक बार फिर से कट जाएगा। इस बार आर का मान निकालना है, तो आर अकेला उधर चला जाएगा, तो ये रह जाएगा बीटा प्लस गामा। तो आर इज बीटा प्लस गामा। ये अभी कोणों का संबंध नहीं है, कोणों का संबंध एक होता है। ये दो इक्वेशन है, आई और आर। आई और आर का संबंध निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई और आर का यहाँ पर विलोप करना पड़ेगा। मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि जब आप कोणों का संबंध निकालते हो तो कोणों का संबंध के अंदर मुख्य अक्ष वाले कोण ही रहेंगे, गामा ही रहेंगे, बाकी कोण तो ऊपर हवा में पड़े हुए हैं, आई और आर वो नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो उनका विलोप करना है, तो कैसे करें, स्नेल का नियम लगाएं। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे भाई स्नेल्स के नियम से। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है μ2 अपॉन μ1। साइन आई आपतन कोण, साइन आर अपवर्तन कोण, म्यू बाद वाला बट्टा म्यू पहले वाला। नेक्स्ट, अगर अल्प कोण हो, स्मॉल एंगल्स हो, तो साइन थीटा लगभग थीटा हो जाता है। इट विल बिकम आई अपॉन आर। साइन आई का सिर्फ आई रह जाएगा, आई आर का सिर्फ आर रह जाएगा।
यहाँ मैंने यूज कर ली इक्वेशन 1 और 2। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास में पड़ चुकी है बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस गामा इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछी गुणा करते हैं। म्यू1 जब ऊपर गुणा जाएगा तो बनेगा म्यू1 बीटा माइनस म्यू1 अल्फा। जब ये उधर जाएगा तो बनेगा म्यू2 बीटा और म्यू2 गामा। नाउ अगले स्टेप में हमने एक छोटा सा काम किया, जो बीटा है वो एक तरफ किया और जो बचा हुआ काम है वो एक तरफ हो गया। बीटा कॉमन ले लिया, कुल मिला के 2 जगह पर है तो उसको कॉमन ले लिया। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, इसको उधर भेज दिया तो ये बन गया माइनस का म्यू2 गामा माइनस का म्यू1 अल्फा बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बीटा। इक्वेशन नंबर 3। ये जो इक्वेशन है ये मेरे कोणों का संबंध है, इट इज माय रिलेशन ऑफ एंगल्स। अब मुझे क्या करना है, अल्फा बीटा गामा के टैन निकालने। तो मैंने 3 त्रिभुज देखने बारी बारी से। पहला त्रिभुज देखने के लिए या दूसरा तीसरा देखने के लिए मैंने एक लंब यहां से नीचे की तरफ डाल दिया। पहला त्रिभुज है ANO। इसमें tan अल्फा निकलेगा, जिसका मान होगा लंब मतलब AN और बट्टा आधार बट्टा मतलब NO, जो लगभग बराबर हो जाएगा AN बट्टा PO। लगभग बराबर क्यों? क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, तो ध्रुव से नापने के लिए P से लेंगे। नेक्स्ट जो ये 8 बट्टा PO बना, इसी के तरीके से दूसरा त्रिभुज मेरे पास में है ANC। इसमें मिलेगा tan बीटा एंड इट इज समथिंग लाइक AN अपॉन NI NC, जो लगभग बराबर हो जाएगा AN अपॉन PC। नेक्स्ट अगला त्रिभुज है ANI। तो ये है त्रिभुज ANI और इसमें tan गामा आ जाएगा लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस AN अपॉन NI, जो लगभग बन जाएगा AN अपॉन PL। ऑप्टिक्स में स्मॉल एंगल वाला फार्मूला जो अपन ने पहले भी लगाया था, वही फार्मूला स्मॉल एंगल्स के लिए अल्फा का मान हो जाएगा tan गायब होकर के ये बड़ा फार्मूला बन जाएगा। आप बोलोगे स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा होता है, तो सिर्फ अल्फा का मान आ जाएगा AN अपॉन PO। इक्वेशन नंबर मेरी हो गई है 4। बीटा का मान आ जाएगा AN अपॉन PC और गामा का मान आ जाएगा AN अपॉन PL। लास्ट और फाइनल स्टेप, इन वैल्यू 4, 5, 6 वाली को 3 नंबर इक्वेशन में रखना है। तो हम इक्वेशन 3 में 4, 5, 6 से मान रखेंगे। मान रखने पर क्या आने वाला है उसको देखते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी माइनस का म्यू2 गामा इज AN अपॉन PL, माइनस का म्यू1 अल्फा इज AN अपॉन PO। सामने म्यू2 माइनस म्यू1 और बीटा। व्हाट इज बीटा? बीटा इज AN अपॉन PC। AN और AN कॉमन अगर के कट जाएगा तो फाइनल इक्वेशन हमारी ये है माइनस का म्यू2 अपॉन PI माइनस का म्यू1 अपॉन PO इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन PC। अब मैंने जैसे इस
डायग्राम को देखा तो मुझे पकड़ने पड़ेंगे साइन कन्वेक्शन चिन्ह परिवर्तन। आपको याद रहना चाहिए बिंदु या बिंदु की जो दूरी होती है ध्रुव से, ये होती है u। क्योंकि प्रकाश आ रहा है उधर और आप P से O की दूरी नापोगे उल्टी, तो इसलिए ये u दूरी माइनस u। P से C की जो दूरी है, इस दूरी का नाम है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह। क्योंकि आप P से C नाप रहे हो और प्रकाश उधर जा रहा है, तो ये भी दूरी कैसे होने वाली है, माइनस की। लास्ट एंड फाइनल, आप P से I की जो दूरी नापते हो, ये प्रतिबिंब दूरी V कहलाती है, मगर ये दूरी कैसे होने वाली है, प्लस की होने वाली है, प्रतिबिंब दूरी प्लस की। तो वैल्यू जब आप रखोगे तो ये क्या वैल्यूज बनी, देखिए ये वैल्यू बनी माइनस का √2 अपॉन प्लस v, माइनस का √1 अपॉन माइनस का √2 अपॉन √1 बट्टा माइनस का r। तो हमारे पास इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और इससे ये बड़ा ऊपर बड़ा माइनस कट जाएगा। तो इक्वेशन ये बन गई, एक बार माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये पहले वाली टर्म हो जाएगी √2 अपॉन v माइनस का √1 अपॉन u, सामने √2 अपॉन u1 अपॉन r। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और जैसे माइनस से माइनस कटेगा, √2 अपॉन v माइनस u1 अपॉन u बराबर √2 माइनस u1 अपॉन r। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके सामने है डेरिवेशन। आप जो है डेरिवेशन पूर्णतया समझ चुके हैं। अब आपको डेरिवेशन स्टार्ट करना है लिखने के लिए कॉपी में, तो उससे पहले सिर्फ 2 लाइनें आपको थ्योरी में लिखनी है। डेरिवेशन से जस्ट पहले डायग्राम के ऊपर लिखनी है 2 लाइनें। लिखना आप हमारी तरफ से, मैं 2 लाइनें डिक्टेट कर देता हूँ, लिख लीजिए। लिखिए लाइनें। माना एक वक्रता त्रिज्या r व वक्रता केंद्र C की गोलीय अपवर्तक सतह है, जिसके सम्मुख एक बिंब O को रखने पर, जिसके सम्मुख एक बिंब O को रखने पर उसका प्रतिबिंब I चित्रानुसार बनता है तथा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा μ1 व μ2 माध्यमों को पृथक किया जाता है। μ1 व μ2 माध्यमों को पृथक किया जाता है। हिंदी मीडियम वाले तो पूरा नोट कर सकते हैं, अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, वो लाइन लिख लीजिए। लेट वी हैव अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस of radius of curvature r and center of curvature C. It separates mediums mu1 and mu2 when an object O is placed in front of it. Then its image I is formed as shown in figure. नाउ इंग्लिश वाले भी इसको नोट कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और आराम से इसको नोट कीजिए। आज की क्लास इसी टॉपिक की यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम जो है एक और बात पर चलने वाले हैं।
इस फॉर्मूले को वहाँ पर हम स्टार्ट में फर्स्ट लाइन में हम जानते हैं करके लिखने वाले हैं, वी नो दैट करके लिखने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को ज़रूरी रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लेंस की फोकस दूरी को निकालने वाले हैं, तो उसके लिए बात करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोट्स कॉपी में बनाते रहिए। हम आपसे जो है नेक्स्ट क्लास में जल्दी मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।